Hello students, today our topic is computer network. In this lecture we are going to discuss some basic concepts related to computer network. Student, this is the last unit of the syllabus. We already covered 3 units of the syllabus. So let's start. तो स्टूडेंट जैसा आप जानते हैं कि अभी तक हम ऑलरेडी 3 यूनिट्स कवर कर चुके हैं और ये आपकी लास्ट यूनिट है जहाँ तक सिलेबस की बात है। टर्म 1 का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है आपका, ये टर्म 2 में आएगा आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये यूनिट में आपको कुछ न्यूमेरिकल मिलेंगे, बाकी तो ज़्यादातर पोर्शन इसका थ्योरेटिकल है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना होगा इसमें, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे इसमें रिलेटेड। या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं इसमें, तो भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस विच आर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। और the collection of interconnected computers is called the computer network. This is the simplest definition of computer network. And two computers are said to be interconnected if they are capable of sharing and exchanging information. देखिए यहाँ अगर हम डेफिनेशन को सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पहले तो ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर्स को हम इंटरकनेक्ट करते हैं, और इंटरकनेक्ट करने का जो ऑब्जेक्टिव होता है, मकसद होता है, वो होता है इन्फॉर्मेशन शेयर करने का, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने का। ठीक है, तो हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहते हैं ईजिली, तो इसके लिए हम कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करते हैं। और कंप्यूटर में आपका जब हम इंटरकनेक्ट करते हैं तो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम डिफरेंट हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को शेयर करना चाहते हैं। आप हार्डवेयर भी शेयर कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हैं, दोनों ही शेयर कर सकते हैं। जैसे हार्डवेयर का एग्जाम्पल तो ये है कि मान लीजिए अभी आपके कंप्यूटर लैब में सिर्फ एक ही प्रिंटर है, तो आप ये चाहते हैं कि उस प्रिंटर के थ्रू आप कमांड किसी भी कंप्यूटर से दे सकें, कंप्यूटर लैब में जितने भी कंप्यूटर में से किसी से भी। तो नेटवर्किंग के थ्रू ये ईजिली पॉसिबल है। ठीक है, अदरवाइज़ क्या करना पड़ेगा आपको, तो ये करना पड़ेगा पहले कि आपको पेन ड्राइव से डेटा लेना पड़ेगा या CD या DVD में डेटा लेना पड़ेगा, और उस कंप्यूटर्स में डेटा फिर आपको फीड करना होगा जिस कंप्यूटर्स के साथ प्रिंटर कनेक्टेड है, तब जाके आप प्रिंट आउट ले पाओगे। लेकिन अगर कंप्यूटर नेटवर्क से इंटरकनेक्टेड है सभी कंप्यूटर्स, तो किसी भी कंप्यूटर से आप बैठ के कमांड दे सकते हो प्रिंट की, और प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क का एक एडवांटेज है। इसका मतलब हम हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं, सेम वे में हम सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप जानते ही हैं कि MySQL क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर वर्क करता है, तो सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हैं यहाँ पर, और हार्डवेयर तो शेयर करते ही हैं। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम हार्डवेयर और नेटवर्क को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को शेयर करना चाहते हैं। इसीलिए सभी कंप्यूटर्स को हम इंटरकनेक्ट करते हैं ताकि हम रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर सकें, प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर सकें। ठीक है, और ईजिली इंफॉर्मेशन को शेयर और एक्सचेंज कर सकें। तो इसीलिए कहा गया है कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस। यहाँ कंप्यूटर्स के साथ साथ और डिवाइसेस भी आ जाती हैं, खाली कंप्यूटर्स ही नहीं है। जैसे डिवाइस में अभी मैंने बताया कि प्रिंटर भी आ गया आपका, तो वो भी कनेक्टेड है। ठीक है, और डिवाइसेस भी हो सकते हैं, तो जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को। तो ये डेफिनेशन है, इसलिए सबसे सिंपल डेफिनेशन यही है कि द कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स इज कॉल्ड द कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, अब जरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, अब आपको कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड लग रहे होंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, और कंप्यूटर के साथ एक आपको प्रिंटर भी कनेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो मेन बात है वो ये है कि सबसे पहले तो कंप्यूटर्स और डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तभी उसको कंप्यूटर नेटवर्क बोलेंगे। अब जब हम कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करने की बात करेंगे, डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करने की बात करेंगे, तो इंटरकनेक्ट किसी भी तरीके से हो सकते हैं। कोई एक मेथड नहीं है कि जिसके थ्रू हम इंटरकनेक्ट कर सकें। जैसे आपने देखा होगा यहाँ रिंग लिखा हुआ है, तो एक से ज़्यादा मेथड है जिसके थ्रू हम इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। उनमें से डिफरेंट वेज को हम जिसके थ्रू हम कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, उनको टोपोलॉजी बोला जाता है। आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। रिंग टोपोलॉजी जिसमें कंप्यूटर्स को दो उसके नाइबर कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाता है और एक रिंग की शेप बनती है, इसलिए इसे रिंग टोपोलॉजी बोला जाता है। कंप्यूटर को 1 बाय 1 एक सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया जाए तो वो टोपोलॉजी फिर आपकी बस टोपोलॉजी कहलाएगी। इसी तरीके से कई टोपोलॉजी है, हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना है आपको कि
जब हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो कंप्यूटर्स और डिफरेंट डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, और वो इंटरकनेक्ट कैसे भी हो सकती हैं, मतलब डिफरेंट टोपोलॉजी होते हैं जिसके थ्रू वो इंटरकनेक्टेड हो सकती हैं। और यहाँ टोपोलॉजी से मतलब ये है कि डिफरेंट डिवाइसेस आपस में किस तरीके से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। बीच में देखिए आप सर्वर है, तो सर्वर के थ्रू ये सब कनेक्टेड है। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क का एक एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यूजेस ऑफ नेटवर्किंग, इसका नेटवर्क का क्या यूज़ है। सबसे पहले रिसोर्स शेयरिंग, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं इसको। रिसोर्स शेयरिंग मीन्स टू मेक all programs, data and peripherals, that is input output devices, available to anyone on the network irrespective of the physical location of the resources and the user। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब है रिसोर्सेज हो गए आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब ये जो रिसोर्स शेयर करेंगे जब नेटवर्क के थ्रू, तो इसमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यूज़ करने वाला कंप्यूटर कौन सा है। कंप्यूटर नेटवर्क में कोई भी एक कंप्यूटर हो सकता है, या यूज़र कोई भी एक हो सकता है, इसकी फिजिकल लोकेशन कोई भी हो सकती है। अगर वो नेटवर्क से कनेक्टेड है तो फिर वो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है उसको, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये मेन एडवांटेज रहता है रिसोर्स शेयरिंग का। मान लीजिए आपका स्कूल में आपकी 2 डिफरेंट कंप्यूटर्स लैब है, या 3 डिफरेंट कंप्यूटर्स लैब है, और ये अभी तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है नेटवर्क के थ्रू। तो आप डेटा आसानी से एक लैब से दूसरी लैब में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, और विद इन अ लैब भी आप एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। और जब हम रिसोर्स शेयरिंग की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ डेटा नहीं आएगा, बल्कि इसमें आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक्सेस भी आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है रिसोर्स शेयरिंग का। तो रिसोर्स शेयरिंग में जैसे लिखा हुआ है कि डिफरेंट प्रोग्राम्स, डेटा, पेरिफेरल डिवाइसेस अवेलेबल टू एनीवन ऑन द नेटवर्क रेस्पेक्टिव ऑफ द फिजिकल लोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड द यूज़र। तो उसकी लोकेशन क्या है रिसोर्स की, डजेंट मैटर। यूज़र कहाँ है इस समय, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेटवर्क पर है, मेन बात ये है, तो फिर वो रिसोर्सेज को शेयर कर सकता है। सेकेंड फैक्टर देखिए रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स टू कीप द कॉपी ऑफ द फाइल ऑन 2 or more different machines, so if one of them is unavailable due to some hardware crash or any other, then its अदर कॉपी कैन बी यूज्ड। तो रिलायबिलिटी देखिए इस तरीके से रिलायबल हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क में फिर जो डेटा होगा उसकी एक से ज़्यादा कॉपी एग्जिस्ट करेंगी डिफरेंट मशीन पर। अब अगर किसी वजह से एक मशीन पर, एक कंप्यूटर सिस्टम में किसी वजह से डेटा आपका क्रैश हो जाता है, ठीक है, हार्डवेयर क्रैश हो जाता है, हार्डवेयर फेलियर हो जाता है, डेटा डिलीट हो जाता है, हार्डवेयर फेलियर हो जाता है, या कोई और वजह होती है, अनअवेलेबल रहता है डेटा, तो फिर दूसरी मशीन से डेटा को रिकवर किया जा सकता है, डेटा को यूज़ किया जा सकता है। तो इसकी वजह से ये कंप्यूटर नेटवर्क ज़्यादा रिलायबल है। देखिए हमारा अब जो कंप्यूटर नेटवर्क से अगर डिफरेंट कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो आपकी डिपेंडेंसी पर्टिकुलर एक मशीन पर, उसके एक पर्टिकुलर हार्डवेयर पर नहीं है। अब चूँकि वो नेटवर्क में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, जो डेटा है आपका, तो फिर वो अवेलेबल रहेगा आपको और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है कॉस्ट फैक्टर। तो कॉस्ट फैक्टर मीन्स इट ग्रेटली रिड्यूस द कॉस्ट सिंस द रिसोर्सेज कैन बी शेयर। अब चूँकि रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं तो कॉस्ट तो रिड्यूस हो ही जाएगी। जैसे प्रिंटर का ही मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कि अभी आपके पास सपोज़ कंप्यूटर लैब में 20 कंप्यूटर्स हैं, तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि 20 कंप्यूटर में सभी कंप्यूटर के साथ इंडिविजुअली एक प्रिंटर कनेक्ट करेंगे, तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कर सकते हैं लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि सभी आपको 20 कंप्यूटर से एक बार में तो आप कमांड देंगे नहीं, ठीक है, वो तो होता नहीं है जनरली। तो फिर ज़रूरत इस बात की है कि सभी कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट कर दिया जाए और एक प्रिंटर नेटवर्क का पार्ट हो। तो उससे क्या होगा कि सभी किसी भी आप कंप्यूटर से प्रिंट कमांड दे सकते हैं और प्रिंट आउट ले सकते हैं, अगर वो कंप्यूटर से इंटरकनेक्टेड है तो, कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड है तो, यानी आपने प्रॉपर नेटवर्किंग की है तो इससे क्या होता है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। तो चूँकि इसमें डिफरेंट रिसोर्सेज शेयर होते हैं और रिसोर्सेज शेयर होने से कॉस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो ये थर्ड फैक्टर है कॉस्ट फैक्टर। सो कॉस्ट फैक्टर मीन्स इट ग्रेटली रिड्यूस द कॉस्ट सिंस द रिसोर्सेज कैन बी शेयर। रिसोर्सेज शेयर होते हैं तो ऑब्वियसली कॉस्ट तो रिड्यूस हो ही जाएगी। लास्ट देखिए कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम मीन्स वन कैन सेंड मैसेज एंड वट एवर द चेंजेस एट वंस एंड आर डन कैन बी इमीडिएटली नोटिस्ड एट अदर। देखिए इसमें यह है कि कम्युनिकेशन मीडियम मीन्स वन कैन सेंड मैसेजेस एंड वट एवर द चेंजेस एट वंस एंड आर डन कैन बी इमीडिएटली नोटिस एट अदर। पहली बात तो आप मैसेज आसानी से भेज सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह।
और जब आप मैसेज भेज रहे हैं और जो आपका डेटा है या मैसेज है, जब आप वो चेंजेस कर रहे हैं तो दूसरा पर्सन जो दूसरे नेटवर्क के में आपके किसी और कंप्यूटर सिस्टम पर है, वो इमीडिएटली नोटिस कर लेगा कि ये चेंजेस हुए हैं इसके अंदर। तो ये कम्युनिकेशन मीडियम के लिए भी आपका नेटवर्किंग का यूज़ किया जाता है। कम्युनिकेशन मीडियम ही बेसिकली नेटवर्किंग का बेस है। तो ये 4 यूजेस थे, आगे देखते हैं। अब इसका एडवांटेज समझ लीजिए। एडवांटेज, फर्स्ट एडवांटेज रिसोर्स शेयरिंग, कॉस्ट सेविंग, कोलैबोरेटिव यूज़र इंटरेक्शन, एक से ज़्यादा यूज़र एक साथ बैठ के इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, तो आपका कंप्यूटर नेटवर्क की एग्जांपल है, तो 2 डिफरेंट पर्सन सेम टाइम पर सेम नेटवर्क को यूज़ करके आपका गेम प्लेइंग में इन्वॉल्व है। टाइम सेविंग, टाइम बचता है देखिए आपका, ठीक है, क्योंकि फिजिकल लोकेशन मैटर नहीं करती, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही कैंपस है, वहाँ डिफरेंट लैब है, सभी आपस में इंटर कनेक्टेड हैं, तो आप डेटा इजीली शेयर कर सकते हैं। आपको आपका फिज़िकली डेटा को फिज़िकल अपीयरेंस आपका कोई मैटर नहीं करता, मतलब आप लैब 1 में हैं तो लैब 2 में जाके आप डेटा को दें, इसका कोई सेंस नहीं है। नेटवर्किंग है तो आप लैब 1 से लैब 2 में डायरेक्ट डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ जाएंगे पेन ड्राइव में या किसी CD या DVD में आप डेटा देंगे, तो वो उसकी ज़रूरत नहीं है अगर प्रॉपर नेटवर्किंग है तो। इंक्रीज स्टोरेज बढ़ जाता है, क्योंकि अब भी आपका डेटा सिर्फ एक सिस्टम पर स्टोर नहीं है, एक से ज़्यादा सिस्टम पर आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। अब हम बात करते हैं कि नेटवर्किंग का एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो देखिए ये 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1969 से स्टार्ट हुआ और पहला नेटवर्क जो आया एग्जिस्टेंस में वो था ARPANET। इसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, याद रख लीजिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। मिड 80s में फिर आपका इसमें थोड़ा सा और अमेंडमेंट हुआ और ये फिर आया आपका NSF नेट, ठीक है, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। In 1990, the internet working of ARPANET, NSFNet and other private network resulted into the internet. बाद में 1990 में ARPANET को, NSFNet को और अदर प्राइवेट नेटवर्क को कंबाइन करके फिर इंटरनेट बनाया गया आपका, ठीक है। तो ये इंटरनेट फिर बाद में बना आपका। ये देखिए एक डायग्राम के थ्रू समझा रखा है इजीली। 1969 में ARPANET आया आपका, ठीक है। US डिफेंस के लिए बना था ये, बेसिकली लिखा हुआ क्लियर, यहाँ देख सकते हैं। इट कनेक्ट कंप्यूटर्स ऑफ द US डिफेंस एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया। उसके बाद इसमें इसका अपग्रेड वर्जन आया, ये हाई कैपेबिलिटी नेटवर्क 1980 NSFNet, हाई कैपेसिटी नेटवर्क टू बी यूज स्ट्रिक्टली फॉर एकेडमिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। तो एकेडमिक और इंजीनियरिंग रिसर्च के लिए NSFNet को यूज़ किया गया था और बाद में इसको फिर इन दोनों को कंबाइन करके फिर आपका इंटरनेट बना 1990 में। सो द इंटरनेट वर्किंग ऑफ ARPANET, NSFNet एंड अदर प्राइवेट नेटवर्क। तो ARPANET, NSFNet और अदर प्राइवेट नेटवर्क को मिला के फिर ये आपका इंटरनेट बना। तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। ARPANET की फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, NSFNet की है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। अब कुछ सिंपल टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए नेटवर्किंग से रिलेटेड। फर्स्ट है इंटरनेट। इंटरनेट की सबसे सिंपल डेफिनेशन है, इंटरनेट इज़ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। और नेटवर्क की क्या डेफिनेशन है वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम एंड डिवाइसेस, ठीक है। तो अभी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्या कहलाएगा आपका, इंटरनेट कहलाएगा, यानी एक नेटवर्क जो सभी नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है, ऐसा आपका नेटवर्क आपका इंटरनेट कहलाएगा। सो सिंपल डेफिनेशन है, इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। एक और वर्ड यूज़ होता है इंटर स्पेस। इंटर स्पेस इज़ अ क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज मल्टीपल यूजर टू कम्युनिकेट ऑनलाइन विद रियल टाइम ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट चैट इन डायनेमिक 3D इन्वायरमेंट। इंटर स्पेस एक क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीपल यूज़र्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं और जो कम्युनिकेट करते हैं वो रियल टाइम इन्वायरमेंट में 3D इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करते हैं। तो वहाँ ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट चैट होती है उनकी, और ये डायनेमिक 3D इन्वायरमेंट होता है, तो इंस्टेंटली रेस्पॉन्स मिलता है देखने को।
तो इसको इंटर स्पेस बोलते हैं। तो डेफिनेशन के 2 मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। सेकंड, इसमें मल्टीपल यूज़र्स इंटरेक्ट करते हैं आपका डायनेमिक 3D इन्वायरमेंट में, ठीक। नेक्स्ट आता है नोड्स। नोड्स को वर्क स्टेशन भी बोला जाता है। तो कंप्यूटर्स में जो रिसोर्सेज कनेक्टेड होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में जो रिसोर्सेज कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, उसको हम नोड्स या वर्क स्टेशन बोलते हैं। जैसे किसी कंप्यूटर में आपके 20 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, तो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को हम एक नोड बोलेंगे, उसकी नोड या वर्क स्टेशन बोलेंगे। So the term nodes refers to the computer that are attached to a network and are seeking to share the resources of the network। तो जो नेटवर्क से कंप्यूटर कनेक्टेड है और जो रिसोर्स को शेयर कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बैकबोन। द बैकबोन इज अ सेंट्रल इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स 2 और मोर नेटवर्क्स जस्ट लाइक द ट्रंक ऑफ अ ट्री और द स्पाइन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। देखिए, बैकबोन आपका एक सेंट्रल इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर है जो 2 नेटवर्क को कंबाइन करता है, ठीक है। इसको किसी ट्री के ट्रंक से कंपेयर किया जा सकता है। तो सिंपल वे में इसको ऐसे समझिए कि ये 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, एक सेंट्रल इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर है। अभी क्लाइंट सर्वर की बात हुई थी, तो सर्वर क्या है यहाँ पर? सर्वर समझ लीजिए आप। Server is a computer that facilitates the sharing of data, software and hardware resources on the network. It is termed as a server। तो सर्वर एक बेसिकली कंप्यूटर होता है जो डेटा को शेयर करने के लिए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डिफरेंट रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर, मॉडेम, नेटवर्क पर इनको शेयर करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है आपका, तो उसको सर्वर बोलते हैं। तो सर्वर इज़ ए कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ द डेटा एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर रिसोर्सेज दैट इज़ प्रिंटर, मॉडेम्स एक्सेट्रा ऑन द नेटवर्क। इट इज़ टर्म्ड एज सर्वर। तो एक कंप्यूटर जो आपके जिसके थ्रू आप डेटा को शेयर कर सकते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज को, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, उसको हम सर्वर बोलते हैं। अब अगर हम सर्वर की बात करें तो सर्वर का भी अगेन फर्दर क्लासिफिकेशन। देखिए, सर्वर और क्लाइंट की अगर हम बात करें तो क्लाइंट सर्वर में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने को मिलेगा मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। मतलब जो आपका सर्वर होता है वो आपका मेन कंप्यूटर होता है, उसी के थ्रू डेटा किस कंप्यूटर को पास होगा, नहीं होगा, कौन सा डेटा शेयर होगा, नहीं होगा, ये कंट्रोल किया जाता है। अभी अगर हम सर्वर की बात करें खाली, तो सर्वर में फिर अगेन सर्वर का क्लासिफिकेशन नॉन डेडिकेटेड सर्वर और डेडिकेटेड सर्वर। अब जैसे नेम से ही पता चल रहा है कि डेडिकेटेड और नॉन डेडिकेटेड से क्या मतलब है, फिर भी देखते हैं। नॉन डेडिकेटेड सर्वर आर नॉट कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू कॉज ऑफ सर्विंग। Such server can facilitate the resource sharing among workstation on a proportionality smaller scale. The small network using such server are known as peer-to-peer network। ठीक है, तो वही मैं बता रहा था। एक्चुअली जब हम सर्वर की बात करते हैं, क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वहाँ पीयर टू पीयर और मास्टर स्लेव रिलेशनशिप देखने को मिलती है। तो पहले पीयर टू पीयर की बात कर लेते हैं, नॉन डेडिकेटेड सर्वर की बात कर लेते हैं। तो ये नॉन डेडिकेटेड सर्वर, जैसे हम सर्वर, ये तो हम पता है कि कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर फुली सर्वर के पर्पज़ के लिए डेडिकेटेड नहीं होते, पूरी तरीके से डेडिकेटेड नहीं होते। इनका काम सिर्फ रिसोर्स को शेयरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराना नहीं है, ठीक है। ये तो नॉन डेडिकेटेड सर्वर आर नॉट कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू द कॉज ऑफ सर्विंग। कॉज ऑफ सर्विंग के लिए डेडिकेटेड नहीं है, इसलिए नॉन डेडिकेटेड सर्वर है, कम्प्लीटली डेडिकेटेड नहीं है। और ये सर्वर क्या फिर प्रोवाइड कराते हैं? एक रिसोर्स शेयरिंग कराते हैं डिफरेंट वर्क स्टेशन, जिसको हम नोड भी बोलते हैं, लेकिन स्मॉल स्केल में, बहुत लार्ज स्केल में नहीं, कम्प्लीटली नहीं, बहुत स्मॉल स्केल में प्रोवाइड कराते हैं। और इस तरह के नेटवर्क सिस्टम को हम पीयर टू पीयर नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। पीयर टू पीयर नेटवर्क बोलते हैं। इसमें मास्टर स्लेव रिलेशन से फॉलो नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो सर्वर होता है वो बेसिकली उसका पर्पस कम्प्लीटली वो डेडिकेटेड नहीं होता है सर्वर के वर्क के लिए। बहुत स्मॉलर स्केल में ये रिसोर्स शेयरिंग प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट आता है डेडिकेटेड सर्वर। तो डेडिकेटेड सर्वर जैसे नेम बता रहा है, इन डेडिकेटेड सर्वर सिस्टम वन सिस्टम रिजर्व फॉर सर्वर्स जॉब एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। इट इज़ यूज इन लार्ज नेटवर्क सिस्टम। जब नेटवर्क सिस्टम बहुत लार्ज होता है ना, तो वहाँ फिर हम डेडिकेटेड सर्वर यूज़ करते हैं। तो एक कंप्यूटर ऐसा होता है जिसका काम ही ये होता है कि रिसोर्स शेयरिंग को देखना, ठीक है, या सर्वर्स की जॉब प्रोवाइड कराना। सर्वर का जितना भी मेन काम होता है कि किस तरीके से रिसोर्सेज शेयर होंगे, किसको एक्सेस दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा,
ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र कैसे होगा। तो ये सब एक सिस्टम से कंट्रोल होता है, तो इसको फिर हम डेडिकेटेड सर्वर बोलते हैं। तो ये लार्ज नेटवर्क सिस्टम है, यूज़ किया जाता है और यह मास्टर स्लेव रिलेशनशिप को फॉलो करता है। यानी जो सर्वर होगा वो मास्टर होगा और बाकी जो अदर कंप्यूटर्स होंगे, वो क्लाइंट कंप्यूटर्स होंगे, वो स्लेव होंगे उसके। यानी मास्टर से कमांड मिलेगी तभी वो स्लेव वर्क कर पाएंगे, अदरवाइज वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसे मास्टर स्लेव रिलेशनशिप बोला जाता है डेडिकेटेड सर्वर के सेंस में। जबकि नॉन डेडिकेटेड सर्वर जो होता है वो बेसिकली स्मॉल स्केल पर अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है तो वहाँ यूज़ किया जाता है। वहाँ पर फिर मास्टर स्लेव रिलेशनशिप फॉलो नहीं होता, वहाँ पीयर टू पीयर नेटवर्क फॉलो होता है। चलिए, ये तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आपको पता होने चाहिए। आई थिंक समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स की जो कंप्यूटर नेटवर्क में आपको देखने पढ़ने सुनने को मिलेंगे। उसमें से ऐसा एक टर्म आता है NIC, आपने सुना होगा डेफिनेटली। फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। तो इन NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूनिट इज एन इंटरप्रेटर दैट helps establish communication between the server and the workstation. Any computer which has to be part of the computer network must have an NIC installed in it. तो देखिए, NIC सबसे पहली डिवाइस है जो होनी चाहिए अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं तो जितने भी कंप्यूटर हैं जिसको कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू आप कनेक्ट करने जा रहे हैं तो उसमें NIC इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। NIC की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है तभी वो नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये। और इसका काम ये होता है नेटवर्क NIC का कि ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं सर्वर और नोड के बीच में, यानी क्लाइंट के बीच में, यानी वर्क स्टेशन के बीच में। तो सर्वर और जो डिफरेंट नोड होंगे, ठीक है, जो क्लाइंट मशीन होंगी उनके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का काम करता है आपका NIC। तो विदाउट NIC ये पॉसिबल नहीं है कि आप कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकें या कंप्यूटर नेटवर्क को इस्टेब्लिश कर सकें। किसी भी तरीके का अगर आपको कम्युनिकेशन करना है दो कंप्यूटर के बीच में कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, तो आपको NIC इंस्टॉल करना होगा। NIC आपके पास होना चाहिए। NIC एक हार्डवेयर पार्ट है, ठीक है। और NIC अगर आपके पास नहीं होगा कंप्यूटर में तो फिर वेट अ सेकेंड, आई थिंक ओके। कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम सिर्फ NIC के बारे में बता रहे हैं। तो NIC एक आपका इंस्टॉल करना होगा आपको, ठीक है, तभी आप कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश कर पाएंगे, अदरवाइज़ इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसमें एक आता है मैक एड्रेस, आपने सुना होगा डेफिनेटली। मैक एड्रेस की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में ये जो NIC कार्ड होता है इसमें एक यूनिक नंबर होता है और इस यूनिक नंबर को मैक एड्रेस बोले जाते हैं, जिसके थ्रू मशीन को रिकग्नाइज या कंप्यूटर नेटवर्क में उस सिस्टम को रिकग्नाइज किया जाता है। So the NIC manufacturer assign a unique physical address to the each NIC card. The physical address is known as a MAC address. तो जो NIC कार्ड होता है, ठीक है, इसका एक फिजिकल एड्रेस होता है, आप चेंज नहीं कर सकते। फिजिकल का मतलब ये है, ये फिजिकल एड्रेस होता है और ये फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड कराता है आपका NIC मैन्युफैक्चरर। तो जिसने भी मैन्युफैक्चर किया होगा, जिस कंपनी ने भी, वो इसे एक यूनिक नंबर प्रोवाइड कराएगा और ये एक फिजिकल एड्रेस होता है। और फिजिकल एड्रेस है तो इसके थ्रू डिवाइस को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जिस डिवाइस के थ्रू ये कनेक्टेड है उसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो दिस फिजिकल एड्रेस इज नोन एज द मैक एड्रेस। तो ये फिजिकल एड्रेस ही मैक एड्रेस कहलाता है। यहाँ पर याद रखिएगा, एक टर्म IP एड्रेस भी यूज़ होता है, तो लॉजिकल एड्रेस होता है, उसको चेंज किया जा सकता है। मैक एड्रेस को चेंज नहीं किया जा सकता और मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस है, ठीक है। और जब भी आप NIC कार्ड को अपने कंप्यूटर NIC कार्ड अगर आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है तो इसके थ्रू आपका फिजिकल एड्रेस NIC कार्ड का एक फिजिकल एड्रेस है जो मैक एड्रेस कहलाता है। और ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा 00A0C9, ठीक है, 14C835 कॉलम से सेपरेटेड है वैल्यू। अब इसमें एक तो पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट जो प्रीफिक्स है वो क्या इंडिकेट करता है। पहला पार्ट जो प्रीफिक्स होगा वो इंडिकेट करेगा मैन्युफैक्चरर की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि डिफरेंट मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं। तो ये नहीं है कि ये हो, अगर ये ऐसा हुआ कि भाई डिफरेंट मैन्युफैक्चरर हैं और वो सेम नंबर अलॉट कर दें तो भी आपका मैक एड्रेस डिफरेंट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया गया है कि पहला जो पार्ट है मैक एड्रेस का वो मैन्युफैक्चरर के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। अब चूँकि एक मैन्युफैक्चरर की जो इन्फॉर्मेशन होगी दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होगी, तो इसलिए दो नंबर सेम भी हैं तो भी आपका मैक एड्रेस टोटली डिफरेंट होगा। और जो अदर 3 नंबर्स हैं, लास्ट के 3 नंबर्स, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं,
ये आपके इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 नंबर्स 14C835 जैसे लिखा हुआ है आर गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर इंटेल इन द एग्जाम्पल टू दिस NIC। तो बाकी जो लास्ट के जो डिजिट होंगे ये फिर जो मैन्युफैक्चरर होगा NIC का वो उनको प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पर मैं इसे समराइज़ करता हूँ मैक एड्रेस को। मैक एड्रेस की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। सेकंड पॉइंट ये एक फिजिकल एड्रेस है, ठीक है। ये एड्रेस NIC एड्रेस होता है, NIC कार्ड पर ये एड्रेस होता है आपका, और इसको NIC मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कराते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट जो एड्रेस का होगा वो मैन्युफैक्चरर की डिटेल के बारे में बताता है, और सेकंड पार्ट जो होगा वो मैन्युफैक्चरर आपका प्रोवाइड कराता है। और ये एक यूनिक एड्रेस होता है, कभी किसी भी दो कंप्यूटर के सिस्टम का आपका मैक एड्रेस सेम नहीं हो सकता, डिवाइसेस का सेम नहीं हो सकता। सेकंड आती है IP एड्रेस। सो एवरी मशीन इन a network has another unique identification number called its IP address. An IP address is a group of 4 bytes or 32 bit, each of which can be a number from 0 to 255. A typical IP address look like this. तो कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनका एक IP एड्रेस भी होता है। IP एड्रेस एक एक्चुअली लॉजिकल एड्रेस होता है, और इसे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या फिर हम ये कहें कि ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कराता है अगर आप इंटरनेट को यूज़ कर रहे हो तो। ये लॉजिकल एड्रेस होता है, और इसमें जो डेटा होता है वो 4 बाइट्स की फॉर्म में होता है। टोटल 32 बिट्स हो गई इसका मतलब, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट्स होती है, 32 बिट्स हो गई। और ये जो नंबर दिए जाते हैं वो 0 से 255 की फॉर्म में दिए जाते हैं, ठीक है। 0 से 255 की फॉर्म में दिए जाते हैं। तो ये एक IP एड्रेस है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ये एक लॉजिकल एड्रेस है। लॉजिकल एड्रेस का मतलब ये है कि अगर आप अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चेंज करोगे तो आपका IP एड्रेस भी चेंज हो जाएगा, या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपके कंप्यूटर का नेटवर्क आपका IP एड्रेस चेंज कर सकता है। सो ऑन ए नेटवर्क IP एड्रेस ऑफ अ मशीन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई इट। MAC address is used only when a specific machine is to be targeted. For example, suppose we want to block a specific PC to access some network resources. If we use the PC's IP address, then the PC is not blocked permanently, as its IP address may change when it connect to the network next time. Instead, we use the PC MAC address for this purpose. तो देखिए यही है कि IP एड्रेस और MAC एड्रेस में डिफरेंस ये है कि IP एड्रेस के थ्रू हम किसी कंप्यूटर को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ये एक लॉजिकल एड्रेस है तो इसे चेंज किया जा सकता है और कंप्यूटर को अनब्लॉक भी किया जा सकता है। लेकिन अगर मैक एड्रेस के थ्रू इसे ब्लॉक किया जाता है किसी कंप्यूटर सिस्टम को, तो वो चूँकि एक फिजिकल एड्रेस है और अनचेंजेबल है, चेंज नहीं किया जा सकता, तो वो फिर परमानेंट नेचर में रहेगा आपका। तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो अगर हम IP एड्रेस और मैक एड्रेस में कंपैरिजन की बात करें तो IP एड्रेस पहली बात एक लॉजिकल एड्रेस है, और मैक एड्रेस जिसे मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस बोलते हैं, ये एक फिजिकल एड्रेस है। IP एड्रेस प्रोवाइड कराता है आपका ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, और मैक एड्रेस प्रोवाइड कराता है आपका NIC मैन्युफैक्चरर, जिसने भी NIC कार्ड को मैन्युफैक्चर किया है वो आपका, ठीक है। और थर्ड डिफरेंस ये है कि IP एड्रेस इज ए लॉजिकल इन नेचर एंड मैक एड्रेस इज फिजिकल इन नेचर। मैक एड्रेस को आप चेंज नहीं कर सकते, IP एड्रेस को चेंज किया जा सकता, मैक एड्रेस को चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये था स्टूडेंट हमारे IP एड्रेस के बारे में। और IP एड्रेस के बारे में एक बात और, 4 बाइट्स का कोड होता है ये आपका IP एड्रेस होता है आपका, ठीक है। और जो नंबर्स होते हैं वो 0 से 255 के बीच में होते हैं। जबकि जो मैक एड्रेस होता है उसके बारे में आप देखेंगे तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। फर्स्ट पार्ट आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है मैन्युफैक्चरर के बारे में, NIC मैन्युफैक्चरर के बारे में, और रिमेनिंग पार्ट आपका सेकंड पार्ट प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन उसका जो यूनिक कोड होता है उसके बारे में। तो दोनों ही यूनिक होते हैं, IP एड्रेस भी यूनिक होता है और मैक एड्रेस भी यूनिक होता है, पर मैक एड्रेस फिजिकल होता है, चेंज नहीं किया जा सकता। IP एड्रेस फिजिकल नहीं होता, लॉजिकल होता है, उसे चेंज किया जा सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे कुछ नेटवर्किंग के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में हम नेटवर्किंग डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। आज तो हमने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझे। NIC को हम एक बार फिर से कल की क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। NIC क्या होता है, किस तरह से इसकी फंक्शनिंग होती है, ये हम कल डिटेल में एक बार और देखेंगे। तो आपके सिलेबस की जहाँ तक बात है तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, डिवाइसेस हैं, टोपोलॉजीज़ हैं,
और कुछ न्यूमेरिकल भी हैं। तो यही है आपके सिलेबस में, और कुछ 2-4 कॉन्सेप्ट और हैं, जैसे VoIP है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये सिलेबस है आपका। तो आज से स्टार्ट हुआ है, पहला पार्ट है कंप्यूटर नेटवर्क का। आई थिंक कि 8 to 10 लेक्चर्स रिक्वायर्ड होंगे इसके अंदर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो आई होप नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और कंप्यूटर नेटवर्क भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।